अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। तकरीबन एक महीने पहले पाकिस्तान और कतर की भरपूर सिफारती कोशिशों के नतीजे में अमेरिका और ईरान ने जंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए थे। इसके बाद ये उम्मीद पैदा हो गई थी कि पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की मईशतों के लिए इंतहाई तबाहकुन खतरात पैदा करने वाली ये जंग अब अपने अख्तिताम के करीब पहुँच चुकी है। लेकिन इस मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के सिर्फ एक माह बाद ही सूरत हाल एक बार फिर तकरीबन वहीं आ गई है जहां से ये बहरान शुरू हुआ था। बल्कि गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है और अब हालात पहले से ज़्यादा संगीन दिखाई दे रहे हैं। और अमरीकी सदर ट्रंप की मुसलसल धमकियों और अमरीकी फोर्सेस के मुसलसल फ़िज़ाई हमलों के बावजूद ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इसके बरक्स ईरान खलीजी ममालिक में अमरीकी मफादात और इत्तेहादियों को निशाना बनाकर जवाब दे रहा है। दोनों जानिब से बढ़ते हुए हमलों और सख्त बयानात के बायस जंगबंदी और मुज़ाकरात का अमल मौसर तौर पर पस मंज़र में चला गया है, जबकि खित्ते में एक बार फिर बड़े पैमाने पर जंग के खदशात बढ़ते जा रहे हैं। और कल रात को अमरीका की सेंटकॉम ने मुसलसल 13वीं रात ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले किए और ईरानी मीडिया के मुताबिक खुरमाबाद, जास्क, अहवाज, बंदर अब्बास और किश्म जजीरे समेत कई ईरानी शहरों में धमाके हुए हैं। कल रात को सेंटकॉम ने ईरान में ताज़ा हमलों की तफसीलात बताते हुए दावा किया कि अमरीकी फोर्सेस ने ईरान के फौजी कमांड सेंटर्स, ड्रोन स्टोरेज साइट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क, साहिली सर्वेलेंस सेंटर्स और दीगर बहरी फौजी सलाहियतों को निशाना बनाया है। इस बयान के साथ सेंटकॉम ने हमलों के मुबैना फौजी अहदाफ की वीडियो भी जारी की, जिसमें अमरीकी मिसाइल्स को अपने अहदाफ पर गिरते हुए देखा जा सकता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक कल रात को अमरीकी हमलों के दौरान अहवाज, बंदर अब्बास, खुरमाबाद, जास्क और किश्म जजीरे समेत दीगर जनूबी साहिली इलाकों में धमाके हुए हैं। इसके अलावा ईरान और इराक की सरहद के करीब एक ईरानी शहर में भी धमाके रिपोर्ट हुए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज के करीब एक अमरीकी मिसाइल हमले में 4 अफराद शहीद हो गए हैं और 5 ज़ख्मी हुए हैं, जबकि खुरमाबाद और बंदर अब्बास में होने वाले हमलों में कम अज़ कम 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। हमलों के बाद कुछ ईरानी शहरों में धमाकों की वीडियोज़ भी सामने आई हैं। अहवाज से सामने आने वाली वीडियोज़ में मिसाइल्स के गिरने के बाद धमाका होते हुए देखा जा सकता है, जबकि पस मंज़र में शहरियों की चीखों पुकार की आवाज़ें भी सुनी जा सकती। हालिया अमरीकी हमलों में साहिली शहर बंदर अब्बास सबसे ज़्यादा निशाना बनने वाले ईरानी शहरों में से एक है और कल रात को भी बंदर अब्बास में बड़े हमले हुए हैं। बंदर अब्बास से सामने आने वाली कुछ वीडियोज़ में अमरीकी हमलों के बाद बड़े धमाके होते हुए देखे जा सकते हैं। इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी बहरीन, कुवैत और उर्दन में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया है, जबकि इराक के शहर इरबिल में एक ड्रोन हमला रिपोर्ट हुआ और ड्रोन गिरने की वजह से इरबिल एयरपोर्ट को भी आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, ताहम अब उसे दोबारा खोल दिया गया है। ईरानी फोर्सेस ने भी उर्दन, कुवैत और बहरीन में हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स और मिसाइल्स की वीडियो जारी की। ईरान की फ़ौज का कहना है कि उसने उर्दन में वाक़े अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे अल अज़रक को निशाना बनाया है। इसी तरह ईरान ने कुवैत में अमरीकी फोर्सेस के ज़ेर इस्तेमाल अली अल सालिम एयरबेस पर भी मिसाइल दागने का दावा करते हुए कहा है कि इस हमले में गोला बारूद का एक डिपो तबाह हुआ और अमरीकी एहलकार हलाक हो गया। इसके अलावा ईरान ने कुवैत में कैंप अदीरी, कैंप दोहा और कैंप अरीफजान में भी अमरीकी फ़ौजियों के ठिकानों पर ड्रोन हमले किए हैं। ताहम कुवैत की फ़ौज का कहना है कि उसके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ज़्यादातर हमलों को नाकारा बना दिया। इसके अलावा ईरानी फोर्सेस ने बहरीन के शेख ईसा एयरबेस और वहाँ मौजूद अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर भी ड्रोन हमलों का दावा किया है, जबकि ईरान ने यह दावा भी किया है कि उसने बहरीन में मौजूद अमेज़ॉन के डेटा सेंटर को एक बार फिर निशाना बनाया है। ताहम बहरीन और अमेज़ॉन दोनों ने इस हमले की तस्दीक नहीं की, जबकि बहरीन की फ़ौज का कहना है कि उनके फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरान के ज़्यादातर हमले नाकाम बना दिए। इस सारी सूरत हाल में ईरान की जानिब से अब भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद किए जाने का दावा किया जा रहा है, जबकि अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुली हुई है और अब भी कमर्शियल जहाज़ गुजर रहे हैं। ऐसे में अमरीकी सदर ट्रंप ने कल रात को कहा था कि वो ईरान के ख़िलाफ़ पहले से भी बड़े हमलों पर गौर कर रहे हैं और वो जल्द ही इस हवाले से फ़ैसला करेंगे। ताहम उनकी जानिब से अब तक कोई डेडलाइन सामने नहीं आई है, लेकिन कल ट्रंप ने यह दावा कर दिया कि ईरानी हमलों में कमर्शियल जहाज़ों को पहुँचने वाले नुकसान को ईरान के जब्तशुदा फंड से अदा किया जाएगा, जिस पर ईरान का सख्त रद्द-ए-अमल भी सामने आया। अमरीकी सदर ट्रंप ने इस हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरे इस बयान को आइंदा इत्तला तक इस बात का ऐलान समझा जाए कि आज के बाद बहरी जहाज़ों, उनके कार्गो या इससे मुताल्लिक किसी भी चीज़ को पहुँचने वाले हर किस्म के नुकसान का मुआवजा ईरान के उन फंड से अदा किया जाएगा जो अमरीका के कब्ज़े और कंट्रोल में हैं। ये नुकसानात बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद यही मुनसिफाना और मुनासिब इक़दाम है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर।
ट्रंप का यह बयान सामने आने के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक्स पर जवाब देते हुए लिखा कि किसी दूसरे मुल्क के असासे ज़ब्त करके मुस्तक़बिल में होने वाले गैर मुतल्लिक़ा नुकसानात का मुआवजा अदा करने से एक इंतहाई ख़तरनाक मिसाल कायम हो जाएगी। जो लोग ऐसे फंड्स पर खुशी मना रहे हैं या उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, उन्हें ये याद रखना चाहिए कि जब हुकूमतें असासे ज़ब्त करने को मामूल बना लें तो फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहते। इसके बाद पैदा होने वाला इंतशार ना खुशगवार होगा और ना ही पुरअमन होगा। इस सारी सूरत हाल में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें भी फ़िलहाल काफ़ी पीछे चली गई हैं। ताहम कल इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी के ईरान के दौरे के बाद यह खबर सामने आ रही है कि वो अमेरिका की जानिब से जंगबंदी की तजवीज़ लेकर ईरान के पास गए थे, मगर अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने इस तजवीज़ को ही मुस्तरद कर दिया, लेकिन इराक़ और ईरान ने इस खबर को ही मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस हवाले से लिखा था कि ईरान ने जुमेरात को सदर ट्रंप की जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी, जिसे इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी तेहरान लेकर गए थे। ईरानी और इराक़ी हुक्काम के मुताबिक सालिसी की यह कोशिश उस वक्त नाकाम हो गई जब ट्रंप ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने और जंग मजीद बढ़ाने की धमकी दे रहे थे। ईरानी और इराक़ी हुक्काम ने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी का ईरान का दौरा व्हाइट हाउस में ट्रंप से हालिया मुलाकात के बाद हुआ। ताहम ईरानी हुक्काम ने कहा है कि उनकी हुकूमत ऐसे आर्जी मुआहदे में दिलचस्पी नहीं रखती जिसमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के कंट्रोल का मसला हल ना किया गया हो। दो ईरानी हुक्काम ने बताया कि अगर ट्रंप तेहरान और ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की अपनी धमकी पर अमल करते हैं तो ईरानी मुसल्लह अफ़वाज जंग के मजीद फैलने के इम्कान के लिए तैयारी कर रही हैं। हुक्काम के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो ईरान जंग का दायरा पूरे खित्ते तक वसी कर देगा, जिसमें इसराइल पर हमले और अपने हौसी इत्तिहादियों से रेड सी की अहम आबी गुजरगाह बाबुल मंदब बंद करने का मुतालबा भी शामिल होगा। लेकिन आज ईरान और इराक़ दोनों ने न्यूयॉर्क टाइम्स की इस रिपोर्ट की तरदीद कर दी है और इसकी तफसीलात को मुस्तरद कर दिया है। वाज़ेह रहे कि कल इराक़ी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी सीनियर ईरानी हुक्काम के एक वफ़द के साथ तेहरान पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने सदर मसूद पेज़ेश्कियान, ईरान के आला मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर क़ालिबाफ़ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से मुलाकात की थी। ताहम अब्बास अराग़ची ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए ये कह दिया था कि अली अल ज़ैदी ने वाशिंगटन के अपने दौरे से मुताल्लिक़ अपने ख़यालात और तासुरात ईरान के साथ शेयर किए, लेकिन अमेरिका और ईरान के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद है। अब्बास अराग़ची ने यह भी कहा था कि मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं बल्कि अमेरिका के उस नुक़्ता नज़र का है जो लालच और बालादस्ती पर मबनी है और गैर मंतकी है। दूसरी जानिब ईरान के हिमायत याफ्ता हूसियों की जानिब से सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी के बाद रेड सी में भी हालात काफ़ी कशीदा हैं, जबकि आज हूसियों ने कहा है कि हमने सिर्फ सऊदी अरब से मुंसलिक बहरी जहाज़ों की नाकाबंदी की है और बाकी ममालिक के जहाज़ बाबुल मंदब से जा सकते हैं। जबकि शिप ट्रैकिंग डेटा से जाहिर हो रहा है कि चीन के 2 ऑयल टैंकर बाबुल मंदब से गुजरे हैं। वाज़ेह है कि हूसियों ने सना एयरपोर्ट पर मुबैना सऊदी हमले के बाद सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया था और बुध की रात को हूसियों ने रेड सी में 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स को निशाना भी बनाया था। ऐसे में अब ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि ईरान ने हूसियों की मदद के लिए मिसाइल्स और ड्रोन्स के पुर्जों समेत फौजी माहिरीन को यमन भेजा था, जबकि हूसियों की माली मदद के लिए ईरान की जानिब से सोचा गया था। ताहम ईरान ऐसे तमाम इल्ज़ामात को बार बार मुस्तरद करता रहा है। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सोर्सेज ने बताया है कि ईरान ने इस माह पासदारन इनकलाब के कमांडर्स, फौजी मुशीरों और मिसाइल और ड्रोन से मुतालिक सामान यमन भेजा है। और इस इक़दाम से जाहिर होता है कि ईरान अपने हौसी इत्तिहादियों की रेड सी में बैनुल-अक़वामी शिपिंग को ख़तरे में डालने की सलाहियत मज़ीद मजबूत करना चाहता है। इस मामले से वाकिफ़ 4 सोर्सेज, जिनमें 2 ईरानी हुक्काम, यमन के वज़ीर इत्तलात और एक इलाकाई सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार शामिल हैं। इन सोर्सेज ने बताया है कि ईरान ने 13 जुलाई को तेहरान से यमन जाने वाली एक परवाज़ के ज़रिए पासदारान इनक़लाब के एहलकारों और फ़ौजी सामान को मुंतकिल किया और इस पेशरफ्त की पहले कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। दोनों ईरानी सोर्सेज के मुताबिक महान एयर की इस परवाज़ में पासदारान इनक़लाब के 10 से 21 एहलकार सवार थे, जिनमें सीनियर कमांडर भी शामिल थे। और ये तैयारा इब्तिदा में हूसियों के ज़ेरे कंट्रोल यमन के दारुल हुकूमत सना जा रहा था, लेकिन एयरपोर्ट के रनवे पर सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत के हमले के बाद इस तैयारे का रुख पोर्ट सिटी अल हुदैदा की तरफ मोड़ दिया गया। एक सोर्स के मुताबिक पासदारान इनक़लाब के कमांडर हूसियों की कार्रवाइयों में मदद और नए मिसाइल सिस्टम की तरबियत देने के लिए वहाँ गए थे। इस सोर्स ने मज़ीद बताया कि ईरान ने हूसियों की सरगर्मियों के लिए माली मदद फराहम करने की गर्ज से इसी तैयारे के जरिए सोना भी भेजा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फौजियों की यह तैनाती इस बात का एक और सबूत है कि ईरान हूसियों को मजीद मजबूत बनाने की कोशिशें कर रहा है। हूसी 1 दहाई से ज़्यादा अरसे से
सऊदी हिमायत याफ्ता और बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा यमनी हुकूमत के खिलाफ खाना जंगी लड़ रहे हैं और हौसी मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए खलीजी ममालिक पर भी हमले कर चुके हैं। ईरान की वजारत खारजा ने इस मामले पर फौरी तौर पर कोई रद्दअमल नहीं दिया, लेकिन ईरानी हुकूमत यमन के हौसियों को मिसाइल्स फराहम करने के दावे की बार बार तरदीद करती आई है, जबकि हौसी ग्रुप के एक ओहदेदार अब्दुर्रहमान ने ईरान की जानिब से यमन में फौजी माहिरीन भेजने के इल्ज़ामात को झूठ और मन घड़त बातें करार दिया। अब्दुर्रहमान के मुताबिक वो खुद भी उस ईरानी तैयारे में सवार थे और तैयारे में सवार तमाम मुसाफिर आम शहरी थे। इसी तरह हौसी पहले भी इस बात की तरदीद करते आए हैं कि वो ईरान की प्रॉक्सी हैं और उनका कहना है कि वो अपने हथियार खुद तैयार करते हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ईरान से ये परवाज़ यमन पहुंचने के 3 दिन बाद ईरान ने हौसियों से कहा था कि अगर अमेरिका ने ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया तो हौसी भी रेड सी के रास्ते को बंद करने के लिए तैयार रहें। इससे आलमी तवानाई की सप्लाई को एक नया खतरा लाहक हो सकता है। और फिर पीर को हौसियों ने 13 जुलाई को सना एयरपोर्ट पर होने वाली बमबारी के जवाब में सऊदी अरब के खिलाफ बहरी नाकाबंदी का ऐलान कर दिया, क्योंकि हौसियों का कहना है कि सना एयरपोर्ट पर हमला सऊदी अरब ने किया था और फिर जुमेरात को हौसियों ने बाबुल मंदब के करीब 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमला करने का दावा कर दिया। इस सारी सूरत हाल में सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत के वज़ीर इत्तलात मुअम्मर अल अरयानी ने इंटेलिजेंस मालूमात का हवाला देते हुए तस्दीक की कि ईरान ने पासदारान इनकलाब के एहलकारों और फौजी सामान को यमन मुंतकिल किया है। उन्होंने कहा कि ईरान का मकसद हौसी मिलिशिया की फौजी सलाहियत को मजबूत बनाना और उन्हें रेड सी और बाबुल मंदब में बैनुल अक़वामी समंदरी सलामती के लिए ख़तरा बनने के लिए तैयार करना है। इसी तरह गुज़िश्ता कई बरसों से हौसियों और ईरान के हिमायत याफ्ता दीगर ग्रुप्स पर नज़र रखने वाली सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस तज्ज़ियाकार मज़ाहिम अल सलूम ने भी इस बात की तस्दीक की कि 13 जुलाई की परवाज़ के ज़रिए पासदारान इनक़लाब के माहिरीन यमन पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि तैयारे के कुछ सामान में कम और दरमियाने फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और ड्रोन्स के पुर्जे शामिल थे, जो माजी में सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों जैसे थे। मज़ाहिम अल सलूम के मुताबिक ईरान ने गुज़िश्ता साल इसराइल के साथ जंग के दौरान भी फौजी मुशीर यमन भेजे थे, जिन्हें सोमालिया के रास्ते पहुँचाया गया था। ताहम ईरान ने इस दावे की तरदीद की थी। हौसियों ने इस माह के आगाज़ में सना और तेहरान के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान किया था। उनका कहना था कि इस सर्विस से यमन पर सऊदी अरब की आयद करदा नाकाबंदी को तोड़ने में मदद मिलेगी। 20 जुलाई तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि 13 जुलाई की सना जाने वाली परवाज़ का मकसद हौसी वफ्द को वापस यमन ले जाना था, जो ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे में शिरकत के लिए तेहरान आया था। इस्माइल बकाई ने मजीद बताया कि इस परवाज़ में वो यमनी शहरी भी सवार थे, जिन्होंने ईरान में तिब्बी इलाज करवाया था और इससे पहले 3 जुलाई को यही तैयारा तकरीबन 200 अफराद को जनाजे में शिरकत के लिए ईरान ले गया था। इन अफराद में सीनियर हुक्काम, खवातीन और बच्चे शामिल थे, जबकि 4 सोर्सेज के मुताबिक 13 जुलाई को यही ईरानी तैयारा हौसी वफ्द के अराकीन के साथ पासदारान इनकलाब के कमांडर्स और फौजी मुशीरों को भी लेकर यमन वापस रवाना हुआ। ताहम सना में लैंडिंग से पहले सऊदी हिमायत याफ्ता यमनी हुकूमत ने एयरपोर्ट पर हमला कर दिया, जिसके बाइस तैयारे का रुख हौसियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाके अल हुदैदा की तरफ मोड़ दिया गया। इस सारी सूरत हाल में ईरान और अमेरिका की इस बढ़ती हुई कशीदगी पर अब भी ये तबसरे हो रहे हैं, हत्ता कि खुद अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों का भी अंदाज़ा है कि अमेरिका की बमबारी का ईरान के मौक़िफ़ पर ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में अब ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि ईरान ने जंग में तबाह फौजी तनसीबात को पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ दोबारा तामीर करना शुरू कर दिया है। और इस हवाले से अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि इसराइली और मगरबी हुक्काम के मुताबिक और सैटेलाइट तस्वीर के जायजे से जाहिर होता है कि ईरान ने गुज़िश्ता चंद महीनों के दौरान अमेरिका और इसराइल की बमबारी से तबाह होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से दोबारा तामीर कर लिया है। और इन तनसीबात में पहाड़ों के अंदर कायम मिसाइल अड्डे, पुल, बंदरगाहें और प्रोडक्शन साइट्स शामिल हैं, जबकि इन तनसीबात की तवक्को से ज़्यादा तेज़ रफ्तार बहाली ने बाज़ इसराइली हुक्काम को भी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। और उनके मुताबिक यही वजह है कि ईरान अब भी मजबूती से खड़ा है। हालांकि पर उसके खिलाफ 20,000 से ज़ायद फ़िज़ाई हमले किए गए थे और ईरान की स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ पर गिरफ्त कमज़ोर करने के लिए उसके साहिली इलाकों पर हमले अब भी जारी हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जब हुक्मरानों को लग रहा कि सब कुछ कंट्रोल में, पार्लियामेंट, मीडिया, अदलिया, अपोजिशन सब पर काबू पा लिया गया, कोई नहीं है जो आवाज़ उठाए या ख़तरा बन जाए, तो अक्सर एक चिंगारी आग बन जाती और ताकत के महल को जला कर रख देती। ये तारीख़ में बार बार देखा गया है, मगर फिर भी ताकतवर हुक्मरान सबक नहीं सीखते और ताकत के नशे में माजी की गलतियां दोहराते रहते हैं। इसलिए तारीख़ भी बार बार और हर बार खुद को दोहराती नजर आती है। पेपर लीक के खिलाफ भारत में कॉकरोच जनता पार्टी और तलबा का एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए गैर मुतवक्के चैलेंज।
या खतरा बन गया है। वज़ीर आज़म मोदी जो भारतीय ओपोजिशन या दूसरे मुखालफिन को लिफ्ट ही नहीं कराते थे, उनकी बात तक ध्यान से नहीं सुनते थे या ठीक से उन्हें जवाब तक नहीं देते थे, वो गुज़िश्ता 2 दिनों से शदीद दबाव में नजर आ रहे हैं। पहले जब भारतीय तलबा ने मेडिकल एंट्री टेस्ट नीट का पर्चा लीक होने के खिलाफ एहतजाज शुरू किया और भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, तो वज़ीर आज़म मोदी ने अपना रिवायती सियासी तरीका इख्तियार करते हुए इस एहतजाज पर कोई तवज्जो ही नहीं दी, उसे नज़रअंदाज कर दिया। नौजवानों से बातचीत तक का रास्ता इख्तियार नहीं किया ताकि वो यानी नरेंद्र मोदी कमज़ोर ना नजर आए। लेकिन यही बात उनकी बड़ी गलती साबित हो रही है। तलबा और कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज हुकूमत की तवज्जो ना मिलने से कमज़ोर होने के बजाय मजबूत होता जा रहा है। इस एहतजाज को पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल हो गई है। बैनुल अक़वामी मीडिया में ये तज्ज़िये हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिन्हें भारत में चैलेंज करना नामुमकिन बनता जा रहा था, उनके लिए भारतीय तलबा चैलेंज बन गए हैं। और ये सूरत हाल खुद वज़ीर आज़म मोदी के गुज़िश्ता 2 दिन के इक़दामात और ऐलानात से भी वाज़ेह हो रही है। परसों वज़ीर आज़म मोदी ने नौजवानों के एहतजाज पर पहली दफ़ा अपनी खामोशी तोड़ी और फास्ट ट्रैक कोर्स बनाने का ऐलान किया, लेकिन इस ऐलान को भारतीय तलबा ने मुस्तरद कर दिया। तो कल रात को वज़ीर आज़म मोदी ने बज़ाहिर सेल्फी कैमरे से एक वीडियो बनाकर पोस्ट कर दी और कहा कि कल काबीना की मीटिंग होगी और मज़ीद सख्त फैसले लिए जाएंगे, जिसके बाद ये तासुर उभरा कि मोदी पैनिक कर रहे हैं। उन्हें कल की काबीना की मीटिंग जो कि आज हुई, उससे पहले भी एक बयान जारी करना पड़ गया है। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। और फिर आज जब वज़ीर आज़म मोदी की सदारत में काबीना की मीटिंग हुई तो तवक्को की जा रही थी कि शायद वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसी कोई पेशरफ नहीं हुई। ताहम भारतीय मीडिया के मुताबिक काबीना ने इम्तिहानात में पेपर लीक समेत दीगर मसाइल को दूर करने और मुल्जिमान को सख्त सजाएं देने का बिल मंजूर कर लिया है। इस बिल को किसी ताख़ीर के बगैर पीर के दिन पार्लियामेंट में पेश भी कर दिया जाएगा। बिल में पेपर लीक में मुलव्विस अफराद के लिए 5 से 10 साल तक कैद और 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने की सजाएं तजवीज़ की गई हैं और 3 महीने में फैसले करने की टाइमलाइन भी रखी गई है। साथ ही गुज़िश्ता रोज़ मोदी हुकूमत ने एक और कदम उठाते हुए भारतीय हायर एजुकेशन सेक्रेटरी को ओहदे से हटा दिया। इसी तरह आज भारतीय हुकूमत कॉकरोच जनता पार्टी की एक और डिमांड पूरी करने पर मजबूर हो गई। हुकूमत चाहती थी कि कॉकरोच जनता पार्टी और तलबा के नुमाइंदे मुज़ाकरात के लिए यूनियन मिनिस्टर JP नड्डा के दफ्तर या सरकारी रिहाइशगाह पर आएँ, लेकिन तलबा इससे साफ इनकार कर रहे थे। उनका मौक़िफ़ था कि हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो उसके नुमाइंदे जंतर मंतर पर आ जाएँ या फिर किसी न्यूट्रल मकाम का इंतखाब कर लें, हम वहाँ आ जाएंगे। और आज बिलाखिर भारतीय हुकूमत को तलबा का ये मुतालबा भी मानना पड़ गया। हुकूमत और कॉकरोच जनता पार्टी के नुमाइंदों के दरमियान कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मुज़ाकरात हुए। हुकूमत की तरफ से यूनियन मिनिस्टर्स JP नड्डा और जतिंदर सिंह मौजूद थे, जबकि तलबा की तरफ से कॉकरोच जनता पार्टी के 2 तर्जुमान मुज़ाकरात में शरीक हुए। मुज़ाकरात के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान सौरभ दास ने कहा कि हमने हुकूमत के सामने अपने 3 मुतालबात रख दिए हैं। हमारा पहला मुतालबा यही है कि धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफ़ी हो जाएं या हुकूमत उन्हें ओहदे से हटा दे। दूसरा मुतालबा पेपर लीक के नतीजे में खुदकुशी करने वाले बच्चों के ख़ानदानों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। और तीसरा मुतालबा यह है कि एहतजाज में शरीक नौजवानों के खिलाफ FIRs ख़त्म की जाएं और मुस्तकबिल में भी किसी को टारगेट ना किया जाए। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान ने मजीद कहा कि हुकूमत ने हमारे दूसरे और तीसरे मुतालबे पर मस्बत रद्द-ए-अमल दिया है और कल हमें एक और मुलाकात के लिए बुलाया है। मैं और आशुतोष जब गए JP नड्डा जी के साथ, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो DOPT के भी मिनिस्टर है, PMO के भी मिनिस्टर है, वो वहां पे मौजूद थे, साथ में उनके 1-2 ऑफिसर्स भी। हम लोगों ने बहुत साफ शब्दों में और राइटिंग में उनको बताया हमारे 3 मेन डिमांड्स। नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। नंबर 2,
1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड है उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया, कल हमें फिर से बुलाया है। तलबा के नुमाइंदों से मुज़ाकरात के बाद यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कहा कि बातचीत तकरीबन 2 घंटे तक जारी रही। हमने उनसे कहा है कि कल मुशावरत के बाद आपको जवाब देंगे। भारतीय तलबा वाजे कर रहे हैं कि वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा नॉन निगोशिएबल है और इस मुतालबे से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन मोदी हुकूमत अब भी वज़ीर तालीम को ओहदे से हटाने या उनका इस्तीफ़ा लेने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रही है। इसके अलावा कल पूरा दिन हुकूमती वज़रा मारूफ एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तलबा की हिमायत में 26 दिन से जारी भूख हड़ताल ख़त्म करवाने की कोशिशें करते नजर आए। खुद वज़ीर आज़म मोदी ने सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल ख़त्म करने की अपील की। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे थे, लेकिन 20 जुलाई के क्रैकडाउन से पहले हुकूमत उन्हें ज़बरदस्ती अस्पताल ले गई थी और तब से वो अस्पताल में ही है। गुज़िश्ता रात हुकूमती वज़रा और पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। उस वक्त अस्पताल में यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह भी मौजूद थे। बाद में सोनम वांगचुक ने अपने वीडियो बयान में कहा कि तलबा के मुतालबात के हवाले से यकीन दहानियों के बाद उन्होंने अपनी भूख हड़ताल ख़त्म कर दी। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे। एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए और बैठना पड़ा, और ज्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। मोदी हुकूमत अब बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिशें कर रही है, मगर साथ ही किसी भी मुमकिन सूरत हाल की तैयारी भी कर रही है। दिल्ली में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स हाई अलर्ट पर है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली पुलिस की मामूल की तमाम छुट्टियां मुअत्तल कर दी गई हैं। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन आज चौथे दिन भी बंद हैं। जंतर मंतर के आसपास इंटरनेट की बंदिश की शिकायत भी सामने आ रही हैं। बीबीसी हिंदी और भारतीय मीडिया के मुताबिक दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने अपने तलबा को जंतर मंतर के एहतजाज में जाने से सख्ती से मना कर दिया है और बाकायदा हिदायत जारी कर दी हैं। इसी तरह भारतीय न्यूज़ चैनल आज तक ने दिल्ली पुलिस के ज़राए से खबर दी है कि पुरतशद्दुद एहतजाज में मुलव्विस तलबा और नौजवानों के पासपोर्ट्स भी मनसूख किए जाएंगे। इसके अलावा खुद कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर के पास फेशियल रिकग्निशन वैन्स खड़ी कर दी हैं ताकि धरने में शरीक तलबा की ज़ाती मालूमात हासिल की जा सके और उनकी शनाख्त हो सके। यहाँ पर स्क्रीन देखिए, स्क्रीन इससे पहले पुलिस हटा रही है यहाँ से हम लोगों को। जल्दी देखिए, आप फोटोज आ रहे हैं, सबका नाम आ रहा है, सबकी डिटेल्स आ रहे हैं, लड़कियों के भी फोटोज हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की। यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, हम नाम भी पढ़ पा रहे हैं थोड़े बहुत, और यहाँ पर लड़कियां जो भी इस कैमरे के सामने आ रहे हैं उसका जो डिटेल्स है वो यहाँ सामने आपको लैपटॉप पे स्क्रीन पर नजर आ जाएगा। तो ये दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर एक फेशियल रिकग्निशन सिस्टम भी लगा रखा है, मतलब हद है। अब तो प्रोटेस्टर्स कहीं पर भी सेफ नहीं है, उनकी डिटेल्स नहीं कर सकते और उसका मिसयूज कभी भी किया जा सकता है। कल से एक और तशवीशनाक मामला भी सामने आ रहा है। कल भारतीय अखबार दी हिंदू और बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने अपनी रिपोर्ट्स में दावा किया था कि 20 जुलाई के क्रैकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने मुजाहिरीन पर पैलेट गन्स से हमले किए। दिल्ली पुलिस ने इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी थी, लेकिन आज भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इस मामले से मजीद पर्दा उठा दिया है। उन्होंने पैलेट से मुतासिर होने वाले एक नौजवान को अपने साथ खड़ा किया और उसके जख्म दिखाए। तब लगी है जब मेरे भाई हिंदुस्तान का तिरंगा लिए ऐसे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। सरकार ने कहा है कि कोई पैलेट गन यूज नहीं हुई, कहा है ना। ये देखिए, ये है पैलेट गन, इसको कहते हैं पैलेट गन, ठीक है। और इनकी आंख डैमेज हो गई है, इनकी आंख से इनको दिखाई नहीं दे रहा है। हजारों युवाओं पर पैलेट गन चलाई गई है, लाठी चलाई गई है, मारा गया है, पीटा गया है। और ये क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इनका पेपर लीक हुआ है। तलबा पर पुलिस के बदतरीन तशद्दुद और क्रैकडाउन के खिलाफ भारतीय अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर और बाहर पिछले 4 दिन से आवाज़ उठा रही है और रोजाना शोर शराबे और हंगामे के बाद इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। आज जब दोबारा राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन ने
तलबा पर क्रैकडाउन का मामला उठाया तो चेयरमैन ने फिर इजलास मुलतवी कर दिया। थैंक यू वेरी मच सर। हम सभापति जी 20 जुलाई सोमवार को छात्रों के खिलाफ जिस तरह लाठीचार्ज उससे मेरा मन दुखा। आज फिर पार्लियामेंट के बाहर भी अपोजिशन कायदीन और अरकान ने मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और नारेबाजी की। इस पूरे तनाज़े में भारतीय मीडिया भी कड़ी तनकीद की जद में है और उसे हुकूमत की हिमायत में बयानिया बनाने पर एक दफ़ा फिर गोदी मीडिया होने के ताने मिल रहे हैं। कांग्रेस की रहनुमा प्रियंका गांधी से जब पार्लियामेंट के बाहर सहाफ़ी सवाल कर रहे थे तो वो गुस्से में आ गई और सहाफ़ियों से कहा, आप कभी हुकूमत से सवाल क्यों नहीं करते? मैं अब से उन सवालों का जवाब दूंगी जो रेलेवेंट सवाल हैं। आप इस सरकार के जाल में फंसे हुए हैं। आप हमेशा वही पूछते हैं जो ये सरकार पूछवाना चाहती है, ठीक है? हर बार उनसे पूछिए। उनके मंत्री निकल रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है सदन में। इतनी बड़ा आंदोलन चल रहा है, पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं और आप मेरे से पूछ रहे हो कि सदन क्यों नहीं चल रहा है? मुझसे पूछो कि क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स के लिए क्या किया जा रहा है, स्टूडेंट्स के डिमांडों का क्या हो रहा है, ये पूछो ना। ये सारे सवाल पूछो। और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आपने पूछा है? मैं जानना चाहती हूँ, आपने पूछा धर्मेंद्र जी से कि वो इस्तीफा कब देंगे? नहीं, आप बता दो, पूछा है कि नहीं? नहीं पूछा ना। आपने पूछा है? आपने पूछा धर्मेंद्र प्रधान जी से पूछा कि आप इस्तीफा कब दे रहे हैं? पूछा है आपने? जवाब दीजिए, यस और नो। आपने अमित शाह जी से पूछा कि उन्होंने लाठियां क्यों चलवाई? आपने अमित शाह जी से पूछा कि इतने छोटे छोटे बच्चे अस्पताल में क्यों हैं? NSA लगा है, किस लिए? ये आतंकवादी है? पूछा है आपने? तो जब आप पूछेंगे ना इनसे तब मैं आपके सवालों की का जवाब दूंगी। भारत में तलबा का एहतजाज सिर्फ दिल्ली तक महदूद नहीं है, बल्कि भारत की कई दीगर रियासतों और शहरों में तलबा और कॉकरोच जनता पार्टी की हिमायत में एहतजाज किए जा रहे हैं। भारतीय न्यूज़ एजेंसी PTI की वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि कर्नाटका में तलबा सड़क पर निकल आए हैं, एहतजाज और नारेबाजी कर रहे हैं, जबकि तमिलनाडु में कॉलेज के स्टूडेंट्स ने क्लासेस का बॉयकॉट किया और तलबा पुलिस क्रैकडाउन की मजम्मत की। जयपुर में भी नौजवानों ने एहतजाज किया और नारेबाजी करते नजर आए, जबकि मुंबई में अपोजिशन की एक और जमात शिवसेना UBT ने भी तलबा की हिमायत में एहतजाज किया। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मैंने कहा मैं नहीं कुछ बात करना चाहता, लेकिन ये जन की बात है, ये आप दिल्ली वालों को सुनना होगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नैब केसेस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है, जिसमें कहा गया है कि नैब केसेस में मरकजी अपीलों और जमानत की दरख्वास्तों की समाअत वफाकी आईनी अदालत ही करेगी। यानी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट के पास अब ये इख्तियार भी नहीं रहा। नैब के कानून में तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट को समाअत का इख्तियार ही नहीं है। ये बात वाज़ेह हो कि हुकूमत ने कौमी एहतसाब एक्ट में रवां साल 5 मार्च को तरमीम कर दी थी, जिसके तहत अब नैब के तमाम मुकदमात में दूसरी अपील सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत में दायर की जा सकेगी। और जो सवाल हुकूमत की नीयत पर मुसलसल उठ रहा था कि हुकूमत का मकसद आईनी अदालत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना है, वो सवाल मज़ीद संगीन हो गया है। और फिर नैब की अपीलों और जमानतों का फैसला भी अगर आईनी अदालत करेगी तो मामला और ज़्यादा संगीन हो जाएगा, क्योंकि इसका बराह रास्त असर इमरान खान की अपीलों पर पड़ेगा। नैब कानून की शिक 32A के तहत अपीलें सुनने का इख्तियार वफाकी आईनी अदालत को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समातें की। बेंच में जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है, किसी अदालत का जमानत देने का इख्तियार उसके आईनी या कानूनी एपलेट दायरा इख्तियार से ही वाबस्ता होता है। अगर आइन या कोई खुसूसी कानून तमाम एपलेट इख्तियारात किसी दूसरी अदालत या ट्रिब्यूनल को मुंतकिल कर दे तो वो अदालत जिसके पास इख्तियार नहीं रहा ना मुदाखलत कर सकती है और ना ही ज़मानत की दरख्वास्तें सुन सकती है। ज़मानत की दरख्वास्त सुनने या ज़मानत देने से पहले अदालत के पास इस इख्तियार की वाज़ेह कानूनी बुनियाद होना ज़रूरी है।
अब नैब के कवानीन में की गई तरामीम ने वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट से इसका एपलेट स्टेटस ख़त्म कर दिया है। इसलिए अदालत जमानत समेत किसी भी उबूरी हुक्म के इजरा की मजाज ही नहीं रही है। दायरा इख्तियार के बुनियादी उसूलों के मुताबिक ये एक निहायत गैर मामूली मफरूज़ा होगा कि सिर्फ जमानत के मामले में तो सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार मौजूद हो, लेकिन असल मुकदमे में जहाँ हाई कोर्ट के सज़ा या बरियत के फैसले के खिलाफ दूसरी अपील होनी है, वो वफाकी आईनी अदालत सुने। जमानत का हुक्म भी बिलाशुबा असल फौजदारी मुकदमे का एक ज़िम्नी हुक्म ही होता है। ये एक आर्जी और ज़ेली कार्रवाई है जिसका मकसद मुल्ज़िम की आज़ादी और हिरासत को उस वक्त तक मुनज़्ज़म रखना होता है जब तक कि मुकदमे में उसके कसूरवार या बेकसूर होने का फैसला ना हो जाए या सज़ा याफ्ता शख्स की पहली अपील ज़ेर समात होने के दौरान सज़ा की मौतली के मामले का फैसला ना हो जाए। ज़िम्नी हुक्म का बुनियादी मकसद ये होता है कि हतमी फैसला आने तक इंसाफ और तवाज़ुन बरकरार रखा जाए। हमें इस हकीकत का मुकम्मल इदराक है कि जब पार्लियामेंट ने कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस के तहत दूसरी अपील का हक पैदा किया तो उसने वाज़े तौर पर ज़मानत के मामलात समेत दीगर अदालतों का दायरा इख्तियार भी ख़त्म कर दिया। अदालतें मीडिया की तारीफ हासिल करने, अवामी मकबूलियत बढ़ाने या अवामी तासुर को बेहतर बनाने के लिए फ़ैसले नहीं कर सकती, बल्कि उनका फ़र्ज़ सिर्फ कानून और आइन की पाबंदी करना है। अदालत का फ़र्ज़ कानून पर अमल करना है, ना कि मीडिया में पजीराई या अवामी पसंदीदगी हासिल करने की खातिर फैसले करना या ऐसा दायरा इख्तियार हासिल करना जो कानून ने उसे ना दिया। हमें इस बात का भी मुकम्मल इदराक और यकीन है कि ना ही अदालत ऐसा दायरा इख्तियार हासिल कर सकती है जो कानून ने उसे नहीं दिया, और ना ही वो ऐसा इख्तियार छोड़ सकती है जो कानून ने उसे दिया है। दायरा इख्तियार का तयन अदालत नहीं बल्कि आइन और कानून खुद करते हैं। ये ना ही इख्तियार छोड़ने का मामला है और ना ही इख्तियार हासिल करने का मामला है, बल्कि इसका मुकम्मल इन्हिसार कानून पर है। आइन के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार ना एक दूसरे पर गालिब आते हैं और ना एक दूसरे में मुदाखलत करते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग दायरा इख्तियार में काम करते हैं। जब कानून दूसरी अपील का वाज़े हक फराम करता है तो फरीक को अपनी पसंद की अदालत मुंतखब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, जबकि कानून बराह रास्त और हासिल शुदा हक के तौर पर दूसरी अपील का रास्ता फराहम करता है। एक ही दायरा इख्तियार से पैदा होने वाले दो मतवाज़ी अपीलेट रास्ते किसी भी कानून में काबिल कबूल नहीं है और ये अदालती नज़्म ज़ब्त और बाहमी एहतराम के भी खिलाफ है। ये मुमकिन नहीं है कि ज़मानत की दरख्वास्तें तो सुप्रीम कोर्ट सुने और फैसला करे, लेकिन उसी मुकदमे की अपील वफाकी आइनी अदालत सुने, क्योंकि यह कानून के दायरे और उसके तकाज़ों से बाहर है। अगर कानून सुप्रीम कोर्ट में अपील का कोई रास्ता फराहम नहीं करता तो दरख्वास्त गुजार अपनी ज़ाती पसंद या फरीक़ैन की रजामंदी की बुनियाद पर ऐसा हक पैदा नहीं कर सकता। कानून अदालतों के इंतखाब यानी फोरम शॉपिंग की हौसला शिकनी करता है और ऐसे मुकदमात जिन पर सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है उन्हें सिर्फ फरीक़ैन की पसंद या ख्वाहिश पर नहीं सुना जा सकता। अदालत ने मजीद लिखा है कि माजी में अदालती इख्तियारात से बेलगाम तजावुज़, खुसूसन अज़ खुद नोटिस के इख्तियारात का खुलेआम और हद से ज़्यादा इस्तेमाल, जिसकी बुनियाद जिसकी ताकत उसी का हक के मुतरादिफ थी, मुसलसल अदालती इदारे की साख और कानूनी हैसियत को नुकसान पहुँचाता रहा और बिलाखिर उसके नतीजे में आइन और अदालती निज़ाम के कवानीन में बार बार कानून साजी की गई। अगर किसी अदालत के पास किसी मामले पर कानून के तहत दायरा इख्तियार ही मौजूद नहीं है तो उसे किसी भी किस्म की मुदाखलत किए बगैर इस मामले से अलग हो जाना चाहिए। कोई जज ना तो बादशाह का ताज पहन कर आता है, ना ही उसे सल्तनत का इख्तियार दिया जाता है कि वो शख्सी हुक्मरानी के अंदाज में अपनी ख्वाहिश और मर्जी के मुताबिक जो चाहे करता फिरे। इस वक्त कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस की दफ़ा 32A के तहत दिया गया अपील का हक एक कानूनी चाराजोई बन चुका है, जिसका इतलाक माजी से भी मौसर है। इसका नतीजा ये होगा कि अपील के लिए दायर तमाम ज़ेर इल्तवा दरख्वास्तें खुद ब खुद बराह रास्त दूसरी अपीलों में तब्दील हो जाएंगी। इसी तरह तमाम फौजदारी दरख्वास्तें भी नए एपलेट फोरम में सुनी जाएंगी। हर लिहाज से दूसरी अपील के इस हक ने एहतसाब के मुकदमात की आखिरी एपलेट मंजिल सुप्रीम कोर्ट से मुंतकिल करके वफाकी आइनी अदालत को बना दिया है। मगर दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट नैब कानून में तरमीम के बाद जमानत के एक केस में फैसला दे चुकी है, जिस पर नैब ने दायरा इख्तियार का सवाल भी नहीं उठाया था। इस हवाले से भी अदालत ने लिखा कि ज़मानत के दरख्वास्त गुजार वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म का भी हवाला दिया ताकि ये दिखाया जा सके कि हाल ही में कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बावजूद ज़मानत से मुताल्लिक एक फौजदारी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च 2026 को समाअत के लिए मंजूर की गई। इसे अपील में तब्दील किया गया और इसका फैसला भी कर दिया गया, जबकि इस मुकदमे में नैब ने दायरा इख्तियार पर कोई एतराज़ भी नहीं उठाया था। उस हुक्म से जाहिर होता है कि उस मुकदमे में नैब ने दायरा इख्तियार का कोई एतराज़ नहीं किया। इस कोताही की वजूहात वो खुद बेहतर जानते हैं, लेकिन मौजूदा मुकदमे में उन्होंने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठाया है। लेकिन हम
इस बात से पूरी तरह आगाह हैं कि अगर किसी मुकदमे में नैब दायरा इख्तियार पर एतराज़ उठाने में कोताही भी कर दे, तब भी ना तो सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार नैब की ख्वाहिश या मर्जी से हासिल हो सकता है और ना ही फरीक़ैन की रजामंदी से, बल्कि दायरा इख्तियार का तयन हमेशा कानून ही करता है। और फिर अदालत ने लिखा कि इस बहस की रोशनी में हम इस हतमी नतीजे पर पहुँचते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को नैब के मुकदमात की समाअत का दायरा इख्तियार हासिल नहीं रहा। चुनांचे इसके नतीजे में कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक दायर तमाम फौजदारी दरख्वास्तें और वो तमाम फौजदारी अपीलें जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल तसव्वुर की जाएंगी। नैब कानून में तरमीम और अब सुप्रीम कोर्ट के इस हवाले से वाज़ेह फैसले के बाद इमरान खान के नैब केसेस की अपीलें और ज़मानत की दरख्वास्तें भी सुप्रीम कोर्ट के बजाय वफाकी आईनी अदालत में ही सुनी जाएंगी। इस हवाले से पहले भी खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि आईनी अदालत के क़याम का एक मकसद हुकूमत की जानिब से मनपसंद फैसले हासिल करना और अपोजिशन को निशाना बनाना हो सकता है। हुकूमत बारहा कहती रही कि ये आईनी फैसलों के लिए है, ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए है, मगर बार बार हुकूमत की नीयत पर सवाल उठता रहा। हम खुद भी अपने प्रोग्राम्स में इस हवाले से हुकूमत से सवालात करते रहे, हुकूमत मौक़िफ़ देती रही। आपने अदालत ही तकसीम कर दी है, एक आईनी अदालत बना दी है, एक नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट है। ये जो मुकदमात 2-2 महीने 3-3 महीने चलते हैं और जिनके ऊपर बहुत ज्यादा वक्त जाता है, उनके लिए बेंच अलहदा काम करे। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब पहले ही आईनी बेंच तो बन गया, 26वें आईनी तरमीम के नतीजे में आपने बनाया और वो काम भी कर रहा है और कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे हुकूमत को या इदारों को कोई प्रॉब्लम हो, तो ये अचानक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अब क्यों बनानी है, इसकी क्या वजह है? ये तो पहले दिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में हमारा ये मौक़िफ़ है पहले दिन से। अब क्यों जरूरत है आपको इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की? आईनी बेंच क्या ऐसा क्या अलग है जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी, आईनी बेंच नहीं कर रहा? अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है अगर हो तो वो ये मामला जो है ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज से और ज़्यादा पायदारी के साथ जो है वो चल सकता है। मगर अब आईनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कायम की गई अदालत नैब के केसेस सुनेगी तो मुल्क में कानून की हुक्मरानी कैसे होगी? प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करें। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मसनूई ज़हानत इंसान की सबसे बड़ी इजादों में से एक बन गई और ये इंसान के लिए ही सबसे बड़ा चैलेंज बन सकती है। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारे सवालों के जवाब देती है, तस्वीर बनाती है, वीडियोस तैयार करती है, कोड लिखती है, जंगों तक में इस्तेमाल होती है और मुतादिद कामों को आसान करने के लिए इस्तेमाल होती है। मगर अब क्या वो खुद फैसले भी करने लगी है और इंसान की दी गई हिदायत के बगैर खुद से काम कर रही है, जिससे ये खदशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि कहीं AI इंसानों के कंट्रोल से बाहर तो नहीं हो जाएगी और जो कुछ हॉलीवुड की फिल्मों में ख्याली तौर पर दिखाया जाता रहा है, कहीं वो किसी ना किसी हद तक हकीकत में तो नहीं हो जाएगा। दुनिया की मारूफ AI कंपनी OpenAI ने एक ऐसा इंकिशाफ किया है जिसने पूरी टेक्नोलॉजी की दुनिया को चौंका कर रख दिया है। OpenAI के मुताबिक उसके एक जदीद AI मॉडल ने किसी इंसान की हिदायत के बगैर खुद रास्ता तलाश किया, खुद कमज़ोरियाँ ढूंढी, खुद लॉगिन मालूमात हासिल की और एक दूसरी कंपनी के सिस्टम तक पहुंच गया। ये सब किसी इंसान के कहने पर या कोई बटन दबाने और क्लिक करने से नहीं हुआ, इंटरनेट तक रसाई देने से नहीं हुआ, बल्कि कंपनी के मुताबिक AI ने खुद मंसूबा बनाया, खुद ही तरीक़ा ढूंढा और अपने मकसद तक पहुंचने की कोशिश की। वाज़ेह रहे कि ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है और ना ही हॉलीवुड की कोई कहानी है। ये दावा खुद दुनिया की सबसे बड़ी AI बनाने वाली कंपनी OpenAI कर रही है। वही OpenAI जिसने ChatGPT बनाया है, जिसके बारे में कहा गया है कि ये दुनिया बदल देगा। आज वही कंपनी अपने ही मॉडल के हवाले से यह खबर दे रही है। आम बात यह है कि अगर ये दावा दुरुस्त है तो सवाल सिर्फ एक कंपनी का नहीं है, सवाल पूरी दुनिया का है, क्योंकि अब AI सिर्फ एक चैट बॉट नहीं है। ये बैंकों में है, अस्पतालों में है, तालीम में है, कारोबार में है, कौमी सलामती की बहस में है और लाखों लोग रोज़ाना अपने मामलात के लिए इस पर इन्हिसार कर रहे हैं। और अब ये इतनी इंटेलिजेंट हो गई है कि बगैर इंटरनेट के भी खुद फैसले कर रही है और अपने मसलों का हल निकाल रही है। तो क्या दुनिया AI के अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहाँ मशीनें सिर्फ हुक्म नहीं मानेंगी बल्कि अपना रास्ता भी खुद तलाश करेंगी? मगर सवाल यह है कि अगर यह सिर्फ एक टेस्ट था तो आइंदा सालों में हकीकी दुनिया में क्या कुछ होने जा रहा है? इस हवाले से दोनों AI प्लेटफॉर्म्स यानी OpenAI और हगिंग फेस ने बयान जारी किया और बताया कि कैसे OpenAI के जदीद AI मॉडल्स ने कंपनी की इजाज़त के बगैर हगिंग फेस के सर्वर्स में खुद ही रसाई हासिल। OpenAI की वेबसाइट पर जारी बयान के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते हगिंग फेस ने एक नई नौइयत के सिक्योरिटी वाक़े की हमें इतला दी और बताया कि एक ऐसे AI एजेंट को शनाख्त करके महदूद कर दिया गया है जिसने कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर तक अनऑथराइज्ड रसाई हासिल कर ली थी। ये वाक़या
ओपन एआई की एक अंदरूनी जांच के दौरान पेश आया, जिसमें मॉडल्स को पेचीदा साइबर हमलों के जरिए अपने मकसद तक पहुंचने की हिदायत दी जाती है ताकि उनकी असल सलाहियतों का अंदाज़ा लगाया जा सके। ये तमाम तजर्बात एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में किए जा रहे थे और इस माहौल में इंटरनेट तक बराह रास्त रसाई मौजूद नहीं थी। सिर्फ एक इंटरनल सॉफ्टवेयर के जरिए महदूद तौर पर पैकेजेस इंस्टॉल करने की इजाज़त थी। यानी ये टेस्ट ऐसे बंद माहौल में किया जा रहा था जहां एआई मॉडल इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकता था। उसे सिर्फ ज़रूरी सॉफ्टवेयर डाउनलोड या इंस्टॉल करने की इजाज़त थी। मगर उसके बावजूद ओपन एआई का जदीद मॉडल उसे दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए दूसरी कंपनी यानी हगिंग फेस के डेटाबेस में दाखिल हो गया। कंपनी के बयान के मुताबिक एआई मॉडल्स ने ओपन एआई के रिसर्च एनवायरनमेंट और हगिंग फेस के असल सिस्टम में मौजूद मुख्तलिफ कमजोरियों को एक साथ इस्तेमाल किया और हगिंग फेस के प्रोडक्शन डेटाबेस से टेस्ट के जवाब हासिल कर लिए। तमाम शवाहिद से यही जाहिर होता है कि मॉडल्स का मकसद सिर्फ उस टेस्ट में कामयाब होना था जो उन्हें दिया गया था और इस मकसद के लिए उन्होंने गैर मामूली हद तक कोशिश की, यहाँ तक कि एक दूसरी कंपनी के डेटाबेस में घुस गया। जब मॉडल्स बगैर इंटरनेट के बंद माहौल में काम कर रहे थे तो उन्होंने अपने टास्क हासिल करने के लिए इंटरनेट तक रसाई का तरीका खुद तलाश करना शुरू कर दिया। इस मकसद के लिए उन्होंने एक ऐसी सिक्योरिटी खामी ज़ीरो डे वल्नरेबिलिटी दरियाफ्त की जिसके बारे में पहले किसी को मालूम तक नहीं था। ओपन एआई ने बाद में जिम्मेदाराना तरीके से इस खामी की इत्ला मुतल्लिका सॉफ्टवेयर बनाने वालों को दे दी। इस कमजोरी से फ़ायदा उठाते हुए मॉडल्स ने ओपन एआई के तहकीकी माहौल में मुख्तलिफ इजाफी रज़ाइयाँ हासिल की और आखिरकार ऐसे कंप्यूटर तक पहुँच गए जहाँ इंटरनेट दस्तियाब था। ओपन एआई के मुताबिक इंटरनेट तक रसाई हासिल करने के बाद मॉडल्स ने यह अंदाज़ा लगाया कि हगिंग फेस पर ऐसे मॉडल्स, डेटा सेट्स और मालूमात मौजूद हो सकती हैं जो उन्हें दिए गए टेस्ट या टास्क के हल से मुताल्लिक हों। इसके बाद मॉडल्स ने ऐसी खुफिया मालूमात तक पहुंचने के तरीके तलाश किए जिन्हें इस्तेमाल करके वो टेस्ट में धोखा दे सकें। एक मिसाल में मॉडल्स ने कई मुख्तलिफ तरीके एक साथ इस्तेमाल किए जिनमें चोरी शुदा लॉगिन मालूमात और नई दरियाफ्त होने वाली सिक्योरिटी खामियां शामिल थीं। इन तरीक़ों के ज़रिए उन्होंने हगिंग फेस के सर्वर्स पर रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का रास्ता तलाश करना शुरू कर दिया। मगर ओपन एआई की सिक्योरिटी टीम ने अंदरूनी निगरानी के दौरान इस गैर मामूली सरगर्मी को बरवक्त शनाख्त कर लिया। दूसरी जानिब हगिंग फेस की सिक्योरिटी टीम और उसके अपने एआई सिस्टम्स ने भी इस सरगर्मी को शनाख्त कर लिया, उसे रोक दिया और वाक़े की मुकम्मल तहकीकात शुरू कर दी और अब दोनों इदारे मिलकर इस वाक़े की मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। कंपनी के मुताबिक इस वाक़े से सबसे अहम सबक ये मिला है कि मॉडल्स की सलाहियतें जिस तेज़ी से बढ़ रही हैं उसी रफ्तार से उनकी सिक्योरिटी और हिफाजती निज़ाम को भी बेहतर बनाना होगा। ओपन एआई का कहना है कि यह वाक़या ज़ाहिर करता है कि ऐसी सलाहियतें सिर्फ थ्योरी तक महदूद नहीं हैं बल्कि हकीकी दुनिया में भी इस्तेमाल हो सकती हैं। कंपनी के मुताबिक जदीद एआई मॉडल्स बगैर सोर्स कोड देखे भी हकीकी सिस्टम्स में नई कमजोरियां तलाश कर सकते हैं और उनसे फ़ायदा उठाने के तरीके ढूंढ सकते हैं। कंपनी ने कहा कि वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडल्स की जांच के निज़ाम को मज़ीद महफूज बना रही है और मुस्तकबिल में अपनी तहकीकात और बेहतरीन तरीक़ाकार दूसरों के साथ भी शेयर करेगी। इस पूरे वाक़े पर हगिंग फेस ने अपने बयान में कहा है कि हमारी राय में ये वाक़या, जो शायद अपनी नौइयत का पहला वाक़या है, ये साबित करता है कि एआई की हिफाजत किसी एक कंपनी के बंद माहौल में काम करने से मुमकिन नहीं हो पाएगी, बल्कि ये सिर्फ ओपन, मुश्तरका और ताउन पर मबनी निज़ाम के ज़रिए ही मुमकिन हो सकेगी, जहाँ दुनिया भर के दिफाई माहिरीन को एआई तक वसी रसाए हासिल हो। यहाँ एक नए एआई मॉडल के टेस्ट के दौरान मॉडल ने खुद से मसला हल करने की कोशिश की, इंटरनेट के बगैर ही इंटरनेट तक रसाई हासिल की, एक दूसरी कंपनी के सर्वर तक रसाई हासिल कर ली, हालांकि उसे ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई थी क्योंकि टेस्ट के दौरान हिफाजती इंतजाम हटा दिए गए थे। तो इस नए एआई मॉडल ने दूसरी कंपनी के सर्वर को हैक कर लिया। यह गैर मामूली वाक़या है जिसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में ख़ास अहमियत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि एआई मॉडल काबू से बाहर हुआ है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले ओपन एआई की हरीफ कंपनी एंथ्रोपिक को भी अपने ताकतवर एआई एजेंट क्लॉड मीथोस के साथ इसी तरह के मसाइल का सामना करना पड़ा था। इब्तिदाई टेस्ट के दौरान इस मॉडल ने सैंडबॉक्स से बाहर निकलकर इंटरनेट तक रसाई हासिल कर ली, फिर निगरानी करने वाले रिसर्चर को ईमेल भेज दी कि वो भाग गया और बाद में अपनी सरगर्मियों के शवाहिद भी मिटा दिए। इसके बाद एंथ्रोपिक ने इस मॉडल को रिलीज़ करने का मंसूबा रोक दिया था। जजीरा के मुताबिक अप्रैल में अमरीकी फेडरल रिजर्व और महकमा ख़जाना ने बैंक्स के सरबराहान के साथ इजलास में मीथोस से पैदा होने वाले साइबर सिक्योरिटी खतरात पर खबरदार किया था।
कनाडा के बैंकिंग रेगुलेटर ने भी मालियाती इदारों को इस मॉडल की सलाहियतों के बारे में वार्निंग दी थी। अल जज़ीरा के मुताबिक ओपन एआई के इस वाक़े को बाज़ माहिरीन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे कि हगिंग फेस के मौक़िफ़ के हक़ में भी एक मिसाल करार दे रहे हैं, जो बंद और खुफिया अंदाज में होने वाली एआई तरक्की के बजाय खुले और मुश्तरका अंदाज को बेहतर समझते हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक रवां साल बड़ी तादाद में अहम मुलाजमीन ने टॉप एआई कंपनीज AI और एंथ्रोपिक भी शामिल हैं, वहाँ से एहतजाजन नौकरियाँ छोड़ दी कि टेक्नोलॉजी कैसे बनाई जा रही है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।